वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर की तरफ से मैं एस.एन. वर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के जो बायोलॉजी की क्लास है उसका हमारा टॉपिक है वर्गीकी संवर्ग, जो कि 11th के सिलेबस से जुड़ा हुआ टॉपिक है और नीट यूजी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले का जो क्लास था उसमें हमने यह देखा था कि अभी तक क्या क्या पढ़ा गया है। इस पहली यूनिट का जो पहला चैप्टर है जीव जगत, उसके बारे में पढ़े हैं और जीव जगत में हमने यह देखा है कि जीव क्या होता है उसके बारे में पढ़ा गया है। फिर जीव के एक सजीव के क्या क्या लक्षण होते हैं वह पढ़ा गया है। वह जो लक्षण होते हैं वह प्रमुख लक्षण जो है वह वृद्धि है, जनन है, संवेदनशीलता है। ये सारे लक्षण क्या होते हैं, कैसे उपापचय है, कैसे होते हैं, क्या क्या इनका क्रिया होती है किसी जीवित जीव के अंदर, जिसके कारण हम किसी भी सजीव को सजीव मानते हैं। और इसके बाद हमने जैव विविधता देखा, उसका क्षेत्र और विस्तार कहाँ तक होता है, कहाँ कहाँ, जैसे एक सघन वन और तालाब इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं और यह देख चुके हैं कि इनका क्या मतलब होता है। फिर जैव विविधता में हमने यह देखा कि कैसे जो जीव होते हैं उनका कैसे नाम रखा जाता है, नाम पद्धति क्या होती है, नाम पद्धति या पहचानना किसे कहते हैं, इसको देखा गया है। और नाम रखने की जो परंपरा है वो कहाँ से ली गई है, ICBN ICZN के बारे में देखा गया है, पढ़ा गया है कि यह संस्थाएं उनके नामकरण के लिए नियम बनाती हैं। और उसके बाद किसी भी जीव का जो जैव वैज्ञानिक नाम होता है वह किस तरह बना हुआ होता है, उसमें हमने देखा था कि वंश नाम और जात संकेत पद दोनों मिल करके किसी जीव का नाम बनाते हैं। यह चूँकि नाम जो है वह जैव वैज्ञानिक नाम दो पदों से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। यह जो द्विनाम पद्धति है इसको सर्वप्रथम सजेस्ट करने वाले, सर्वप्रथम सुझाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था कैरोलस लीनियस, और उन्होंने इस पद्धति का जो विवरण दिया था उन्होंने अपनी किताब, एक प्रकाशन था सिस्टमा नेचर, उसमें प्रकाशित किया था। जैव विविधता में हमने देखा था कि नाम लैटिन भाषा में होते हैं, लैटिन भाषा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, अगर हाथ से लिखते हैं तो नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। वंश नाम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और जो जाति नाम होता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। एक्सेट्रा चीज़ें जो है वो हम पिछले लेसन्स में पढ़ चुके हैं अभी तक। और फिर हमने वर्गीकरण देखा कि कैसे वर्गीकरण किया जाता है और उसमें टैक्सा क्या होता है यह हमने देख लिया। फिर वर्गीकी कैसे सिस्टमैटिक्स जो शब्द है उसको कहाँ से लिया गया है, यह लैटिन भाषा का शब्द सिस्टमा से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कि जीवों की नियमित व्यवस्था। ये सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। यह एक क्विक रिवीजन था आपके अभी तक सभी बताए हुए पढ़ाए गए लेसन्स का। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना इस चैप्टर का, वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकी संवर्ग में हमने नामकरण कर लिया, क्लासिफिकेशन, जीव की पहचान कर ली। फिर जैव विविधता में आए तो वहाँ पर हमने उनका क्लासिफिकेशन या नामकरण कर लिया कि कैसे नाम रखा जाता है वंश और जाति को मिला करके। फिर अब उनको हमें वर्गों में रखना है, तो वह कौन से वर्ग हैं, कौन से संवर्ग हैं। वर्ग या संवर्ग एक ही अर्थ पर जो है प्रतिबिंबित करते हैं, एक ही अर्थ रखते हैं। तो वर्गीकी संवर्ग क्या होते हैं, कैसे हम उनको वर्गों में रखते हैं, वह कौन कौन से वर्ग बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में जानना जरूरी है, जिससे कि हम सभी सजीवों का जो नामकरण की व्यवस्था है, वर्गीकरण की व्यवस्था है, उसको हम कर सकें। तो इसे जानने के लिए आज का हम टॉपिक देखते हैं कि कैसे हम इसको करते हैं। यहाँ पे जो वर्गीकी संवर्ग हैं वहाँ पे वर्गीकरण के बारे में अगर जाना जाए तो वर्गीकरण कोई एक निश्चित पद नहीं है कि सिर्फ एक पद जो है वो वर्गीकरण कहलाता है, बल्कि कई समूहों को मिला करके, कई छोटे छोटे समूहों को मिला के एक बड़ा समूह बनता है, उन बड़े समूहों को मिला के एक और बड़ा समूह बनता है, फिर उन बड़े बड़े समूहों को मिला करके और एक विस्तृत समूह का निर्माण होता है। मतलब कि एक परिवार का कोई सदस्य है, उस सदस्य से मिलके घर का एक परिवार बन रहा है, फिर परिवार मिलकर के
जो है गांव बन रहा है, गांव मिल करके ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक से ज़िले बनते हैं, ज़िले से राज्य बनते हैं, राज्य से देश बनता है, और तमाम देश इस दुनिया में मिल करके पूरी दुनिया का निर्माण करते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक समूह होता है, वह समूह आपस में मिलता है, वह समूह ऐसे जीवों का होता है जो कि जिनके लक्षण आपस में मिलते जुलते रहते हैं, उनको एक समूह में रखते हैं। ऐसे ही तमाम जीवों के समूह, इसी तरह के तमाम समूह आपस में मिलकर के एक नए वर्ग का निर्माण। तो ये जो सोपान है क्रम से, तो प्रत्येक जो पद है, प्रत्येक सीढ़ी जो है वर्ग को प्रदर्शित करती है। वर्गों को ही सामूहिक रूप से संवर्ग कहा जाता है वर्गीकरण की भाषा में, और जिनसे मिलकर यह पूरी वर्ग की व्यवस्था, इन्हीं वर्गों को जोड़ जोड़ करके पूरी वर्ग की व्यवस्था का निर्माण होता है। इसलिए इन वर्गों को हम वर्ग की संवर्ग कहते हैं, या इस वर्गीकरण व्यवस्था को वर्ग की संवर्ग कहा जाता है। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक छोटी इकाई होता है जिसे वर्गक या टैक्सान कहते हैं। एक समूह को हम वर्गक या टैक्सान के नाम से जानते हैं। टैक्सा जिससे शब्द बना था, जिसके पिछले लेसन में हमने बात की थी। वर्ग या संवर्ग केवल एक समूह होता है जिसके आकारिकीय लक्षण उस समूह में शामिल जीवों के जो बाह्य लक्षण होते हैं वह मिलते जुलते होते हैं। तो यह लक्षणों का एक समूह बनाया जाता है, मिलते जुलते लक्षणों वाले जीवों का एक समूह बनाया जाता है जिसे हम वर्ग या संवर्ग कहते हैं। यह और जो प्रमुख वर्ग की संवर्ग बनाए गए हैं हमारे वर्गीकरण की व्यवस्था में आज तक, उनमें कुछ प्रमुख वर्ग की संवर्ग हैं। सबसे बड़ा वर्ग की संवर्ग है जगत। जगत में कई संघ शामिल होते हैं जिन्हें हम फाइलम कहते हैं। और यह अगर पादप जगत की बात की जाए तो पादप जगत जो है वह संघों में न विभाजित होकर उसे हम भाग में बांटते हैं, डिवीजन कहा जाता है। संघ और भाग एक पैरेलल इकाई है, इक्वल इकाई है कि वनस्पत जगत को हम भाग में बांटते हैं, डिवीजन में बांटते हैं, और जंतु जगत को हम संघों में या फाइलम में बांटते हैं। फिर प्रत्येक फाइलम या भाग को जो है वह क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लासेस को ऑर्डर में, ऑर्डर को कुल में, कुल को वंश में, वंश को स्पीसीज में, स्पीसीज को छोटी छोटी स्पीसीज मिल करके पूरे जीव जगत का निर्माण करते हैं। तो यह जो वर्ग हैं यह वर्ग की संवर्ग कहलाते हैं। प्रमुख वर्ग की संवर्ग यही होते हैं। सभी तरह के जीवों में, चाहे वो पौधे हों या प्राणी हों, दोनों में सबसे जो निचला संवर्ग होता है वह जाति होता है, सबसे छोटी इकाई। अब एक एक वर्ग की संवर्ग के बारे में जान लिया जाए। सबसे पहली जाति। जाति जो वर्ग की संवर्ग है यह जीवों का ऐसा वर्ग जिसमें शामिल सभी जीवों में जो मौलिक गुण होते हैं वो एकदम समान होते हैं। मतलब इस समूह में जो, इस वर्ग में जो जीव शामिल होंगे उनके सभी गुण एक दूसरे से हूबहू एक समान होंगे। कहने का मतलब गुणों में, इस समूह में शामिल जीवों के गुणों में मौलिक समानता पाई जाती है। इसलिए इस वर्ग को हम जो है जाति के नाम से, इस संवर्ग को जाति का नाम देते हैं। जाति एक आकारिकीय भिन्नता के आधार पर हम अलग कर सकते हैं कि अलग अलग जातियों में कौन कौन सी आकारिकीय भिन्नता हमें दिखाई देती है। दूसरी चीज़, एक वंश में एक या एक से अधिक जातियां शामिल होती हैं। और जैसे कोई वंश है, वह सोलेनम एक उदाहरण है, सोलेनम वंश है। सोलेनम वंश में जो जातियां हैं वह तीन तरह की जातियां, कई मेलांजेना है, नाइग्रम है, ट्यूबिरोसम है, जिसको हम आलू के नाम से जानते हैं, मकोए के नाम से जानते हैं। यह एक ही वंश में शामिल कई जातियां होती हैं। तो जाति जो है वो सबसे छोटा समूह है जो कि आपस में जब कई जातियों का समूह बन जाता है तो वह वंश कहलाने लगता है। ऐसे ही पैंथेरा एक वंश है जिसमें कई जातियां शामिल होती हैं, जिसमें जो है लियो है, शेर जिसे हम कहते हैं, और टाइग्रिस जिसे बाघ के नाम से जाना जाता है। दोनों ही अलग अलग जातियां हैं जो कि एक ही वंश से संबंधित हैं। तो कई जातियां जो हैं, जाति एक मौलिक इकाई होती है और वह मौलिक इकाई जो है वह आपस में मिल करके वंश का निर्माण करती है। मानव का अगर वंश
पूछा जाए तो मानव का वंश जो होता है वह होमो वंश होता है तथा इसकी जाति जो होती है वो सैपियंस होती है, जिससे मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वह वंश और जाति को मिलाकर बनता है। तो वंश है होमो और जाति है सैपियंस, इसलिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम जो है वह होमो सैपियंस रखा जाता है। वंश के बारे में जान लिया जाए, वंश क्या होता है। वंश एक ऐसी इकाई है जिसमें समूह है, जिसमें कई स्पीसीज जो है आपस में मिलती हैं, कई स्पीसीज आपस में मिल करके वंश का निर्माण करती हैं। वंश में शामिल जीवों के गुण उतना आपस में एक दूसरे से मौलिक रूप से नहीं मिलते हैं जितना कि एक जाति में स्थित जीवों के गुण आपस में मौलिक रूप से मिलते जुलते हैं। लेकिन एक वंश में स्थित जीवों के गुण उतना नहीं मिलते हैं, क्योंकि यह अलग अलग जातियों के हो सकते हैं, इसलिए इनके मौलिक गुण नहीं मिलते हैं। लेकिन इन जातियों के कुछ गुण आपस में मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें हम एक वंश में रखते हैं। जैसे आलू, टमाटर, बैगन, ये सभी अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इन सभी को एक ही वंश सोलेनम में रखा जाता है। ऐसे ही शेर, बाघ और चीता, यह भी अलग अलग जातियों से का प्रतिनिधित्व करते हैं। शेर अलग जाति है, बाघ अलग जाति है, चीता अलग जाति है, लेकिन यह सभी एक ही वंश की जातियां मानी जाती हैं। उस वंश का नाम है पैंथेरा। तो एक वंश में कई जातियां शामिल होती हैं। उन जातियों के कुछ गुण आपस में मिलते जुलते रहते हैं, उन्हें हम इसलिए एक वंश में रखते हैं। अगला जो संवर्ग है वह है कुल। कुल में समान गुणों को प्रदर्शित करने वाले वंशों को एक कुल में रख दिया जाता है। जैसे कि 3 तरह के वंश हैं। आलू का वंश है, पिटूनिया का वंश है, धतूरा का वंश है। ये अलग अलग वंशों से शामिल जातियां हैं, वो अलग अलग वंशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन इन्हें हम एक ही कुल सोलेनेसी में रखते हैं। ऐसे ही बाघ तथा बिल्ली, बाघ जो है वो पैंथेरा वंश का है और बिल्ली जो है वो फेलिडी वंश की है। तो इन्हें दोनों को मिला करके हम फेलिस वंश की है, तो इन्हें मिला के एक ही कुल में रखते हैं, जिसे हम फेलिडी कुल के नाम से जानते हैं। तो यह होता है कुल। कुल के वर्गीकरण का जो आधार है पौधों में खास करके, वह कायिक तथा जनन गुण क्या है उसका, उस आधार पे हम उसे कुल का वर्गीकरण करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गण क्या होता है। गण के बारे में समझ लिया जाए। गण जो है ऑर्डर, समान कुलों का समूह होता है और इस समूह में शामिल जीवों के जो गुण होते हैं वह जाति और वंश तथा कुल की तुलना में कम एक दूसरे से मिलते हैं। जैसे एक समान गण में जो जीव हैं, जरूरी नहीं कि उनके सभी लक्षण मिलते जुलते हों, क्योंकि उससे ज़्यादा छोटी छोटी इकाइयाँ कुल, वंश और जाति हैं। तो सबसे ज़्यादा जो गुण मिलते हैं वो जातियों में मिलते हैं। उसके बाद वंश में मिलते हैं, फिर वंश के बाद जो है वह कुल में मिलते जुलते लक्षण हमें दिखाई देते हैं। कहने का मतलब जैसे ही हम ऊपर बढ़ते जाते हैं तो कुल से बड़ी इकाई जो है गण है। गण में कई कुल मिल करके गण का निर्माण करते हैं। तो इसमें जो जीव शामिल होते हैं उनके लक्षण जो है वह आपस में कम मिलते जुलते हैं, लेकिन दूसरे गण से अगर हम एक गण की तुलना करें तो एक गण में शामिल जीवों के लक्षण दूसरे गण में शामिल जीवों के लक्षणों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं आपस में। तो उदाहरण देखा जाए कि 2 पादप कुल हैं, कोनोवोल्यूवेसी और सोलेनेसी। 2 कुल ऐसे हैं जिन्हें हम एक ही गण पॉलीसोनियल्स में शामिल करते हैं। इन्हें हम पॉलीसोनियल्स के नाम से जाना जाता है उस गण को, जिनमें हम इन दोनों पादप कुल को शामिल करते हैं। ऐसे ही फेलिडी तथा कैनिडी। फेलिडी जो है वह बाघ और बिल्ली का कुल है और कैनिडी जो है वह कुत्तों का कुल है। तो इन दोनों कुलों को मिला करके हम एक गण में रखते हैं, जिसे हम कार्निवोरा के नाम से जानते हैं। तो इसी तरह कई कुल मिल करके गण का निर्माण करते हैं। अगली इकाई वंश है। वंश जिसे हम क्लास के नाम से जानते हैं, समान तरह के एक संबंधित गणों को एक वर्ग में रखा जाता है। जैसे बंदर, मनुष्य, इन सब के गण जो हैं वो प्राइमेटा हैं। ये सभी प्राइमेटा गण के सदस्य होते हैं। तथा बाघ और बिल्ली जो गण है, बाघ बिल्ली कुत्ते का जो गण है वह कार्निवोरा गण है।
तो इन्हें हम दोनों गणों को एक ही समूह में रखते हैं, एक ही वर्ग में रखते हैं, उसको वर्ग के नाम से जाना जाता है। अलग 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 गणों का जो समूह होता है वह वर्ग कहलाता है। वर्ग को हम मैमेलिया कहते हैं, दोनों गणों के समूह को। अनेक वर्ग मिलकर के संघ का निर्माण करते हैं। भिन्न भिन्न वर्ग जैसे मछली वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, स्तनधारी वर्ग, इनमें समान गुण होते हैं। एक कि इनमें पृष्ठ रज्जु पाई जाती है, नोटोकार पाई जाती है, पीछे रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसलिए इन्हें हम इसी एक मिलते जुलते गुण के आधार पर, कुछ ऐसे ही गुण होते हैं जो कि आपस में मिलते जुलते रहते हैं, तो इन मिलते जुलते गुणों के आधार पर हम इन्हें एक संघ में रखते हैं, अलग अलग वर्गों के जीवों को। तो एक संघ में अलग अलग वर्गों के जीव शामिल होते हैं और इन्हें जो है मिलते जुलते वर्गों के का समूह कह सकते हैं। पौधों में समान वर्गों के जीवों को, जो पौधे हैं समान वर्गों के, उन्हें हम संघ में न रख करके भाग या डिवीजन में रखा जाता है। तो यह संघ जो है वो कह सकते हैं वर्गों का समूह होता है। फिर उसके बाद अगली बड़ी इकाई जो होती है वो जगत होती है। जगत में क्या करते हैं, जगत जो है प्राणियों के सभी संघों को एक उच्चतम संवर्ग में रखा जाता है। जैसे कि जितने भी तरह के पौधे हैं, यह सबसे बड़ी इकाई जगत होती है। जो वर्गीय संवर्ग होते हैं उनमें जगत, सभी जितने पौधे हैं उन्हें एक जगत में रखा जाता है, जिसे हम पादप जगत कहते हैं या प्लांटी कहते हैं। दूसरा जो जगत होता है वह होता है आपका प्राणियों का जगत, जिसे हम एनिमैलिया कहते हैं। तो पूरे जीव जगत को दो जगत में बांटा गया है, जिसे हम पादप जगत और प्राणी जगत कहते हैं। अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम देखें असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, कि कौन कौन सा वर्गीय संवर्ग किस तरह होता है, तो सबसे छोटा वर्गीय संवर्ग जात, जात से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ या भाग, और संघ उसके बाद अंतिम सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह जगत होती है। तो यह वर्गीय संवर्ग होता है, जिसके आधार पर ही सभी जीवों को समूहों में रखा जाता है। कुछ जीवों के वर्गीय संवर्ग की तालिका दी गई है आपकी एनसीईआरटी बुक में, वह आप बुक से भी देख सकते हैं और इस स्लाइड से भी देख सकते हैं कि जो सामान्य नाम है उन जीवों का वह दिया गया है। जैसे मनुष्य, इसका जो जैविक नाम है वो होमो सैपियंस, होमो, और फिर होमिनिडी इसका कुल है, प्राइमेट गण है, मैमेलिया, कार्डेटा। यह इस तरह सभी जीवों का अपना वर्गीय संवर्ग होता है। कोई भी जीव आप इस जीव जगत में अगर आप अध्ययन करते हैं तो सभी जीवों का अपना एक वर्गीय संवर्ग होता है। तो इस तालिका को स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए और याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि यह आपके एग्जाम से संबंधित चीज़ें जरूर इसमें शामिल हैं। कुछ ऐसे साधन होते हैं जो कि सहायता करते हैं वर्गीकरण में, उन साधनों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। वह साधन कौन कौन से हैं? उनमें एक साधन है हार्बेरियम। हार्बेरियम अनेक तरह के पौधों का जो कोलाज बनाया जाता है, उनके वास्तविक पौधे या पौधे का भाग, उन्हें हम एक फाइल में रख करके उनको हम ड्राई कर लेते हैं, उनको प्रेस करके एक फाइल बना लेते हैं, और उसके बाद उनके साथ उसका जो है हम किस वर्ग की संवर्ग का है पूरा वर्गीकरण लिख करके एक फाइल बना करके उसका समूह बना लेते हैं। तो इस तरह का जो कोलाज बनता है उसे हम हार्बेरियम के नाम से जानते हैं। तो यह हार्बेरियम जो है वह भी वर्गीकी का एक महत्वपूर्ण सहायक साधन है। बॉटेनिकल गार्डन हमारे देश में पाए जाते हैं तमाम, वह बॉटेनिकल गार्डन भी, वहाँ भी वर्गीकी संवर्ग के बहुत से हमें साधन देखने को मिलते हैं। और यह बॉटेनिकल गार्डन जो है उनमें भारत में एक बड़ा बॉटेनिकल गार्डन है हावड़ा में, और जिसे तथा एक नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। यह कुछ ऐसे नाम हैं जिस पर जो है उनका पूरा जो यहाँ पौधे होते हैं उनका पूरा विवरण लिखा रहता है। वहाँ से भी हमें इस वर्गीकरण को समझने में सहायता मिलती है। उसके बाद होते हैं संग्रहालय। संग्रहालय का क्या यूज है? संग्रहालय में भी इसी तरह पौधों को या प्राणियों को पूरा परिरक्षित करके रखा जाता है और उनके साथ उनका पूरा वर्गीकरण लिखा रहता है, जिससे हमें
उस फलाजीव के अमुक जीव के वर्गीकरण के बारे में समझने में संग्रहालयों से भी सहायता मिलती है। यह भी काफ़ी हेल्पफुल होता है वर्गीय संवर्ग को समझने के लिए। चिड़ियाघर में भी जीवों का पूरा विवरण दिया रहता है। अनेक तरह के जीव वहाँ पे शामिल रहते हैं, जिसे हम इन चिड़ियाघरों को आप प्राणी उपवन भी कह सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाते हैं। यहाँ पे तमाम आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं, जो कि मानव की देख रेख में इनका आहार विहार होता रहता है, और वह देखने के लिए ही रखे जाते हैं, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बाहर से आने वाले लोग देख सकें, आकार की उनकी उसका अवलोकन कर सकें। यह सारे चीज़ों में सहयोगी होता है यह चिड़ियाघर, और काफ़ी हेल्पफुल रहता है वर्गीय संवर्ग को समझने में। इसके अलावा कुंजी या चाबी एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत प्रयोग जो है समानताओं असमानताओं के आधारित होता है, और पौधों और प्राणियों की पहचान की जाती है, जिसके इसमें लक्षण दिए होते हैं कि फला वर्ग के जीवों के फला लक्षण हैं। वह कुंजी का काम करता है, उस लक्षण के आधार पर उस वर्ग या संवर्ग के जीवों को हम पहचानते हैं। तो यह वर्गीय संवर्ग के सहायक साधन थे, जिनके बारे में काफ़ी जीवों को पहचानने में सहायता मिलती है। तो यह था आज का लेसन। इससे जुड़ा हुआ होमवर्क भी आपको मिल जाएगा, और इस लेसन से रिलेटेड कोई भी डाउट आपको होता है तो आप बेझिझक हमारे पर्सनल नंबर पे उसको कांटेक्ट करके, मैसेज करके, कमेंट करके उसको क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ इस यूनिट की। तब तक के लिए आपको गुड लक, वेल विशेस।